ओह, जलाल के मुंह से बेसाख्ता निकला। साला तामल या तलखों में बात कर रहा है, तुम ये जुबानें समझ सकते हो? मैं बेबसी से अपना सर हिला कर रह गया। गाड़ी हरकत में आ चुकी थी। एक आवाज मैंने पहचान ली थी। इसका मुखातिब जकी ही हो सकता था। वो दोनों बहुत तेजी के साथ बातें कर रहे थे। मालूम होता था कि वो किसी अहम वाक़े से दो चार हो चुके थे। तुम इन तक कैसे पहुंच सकोगे? इन दोनों की नाकाबिल फहम गुफ्तगू से मायूस होकर जलाल अशरफ की तरफ मुतवज्जा हो गया। ये सब्ज बत्ती जाहिर कर रही है कि हम सही समत में इनमें से किसी एक से करीब होते जा रहे हैं। उसने डैशबोर्ड की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। चुराहा घूमते हुए सुर्ख बत्ती चल उठी थी, इसीलिए मैंने घूमकर मजार का रास्ता इख्तियार किया। निस चुराहा घूमते ही सुर्ख की जगह सब्ज बत्ती चल गई थी। यूं ही हम उसके करीब से गुजर कर आगे निकलेंगे, दोबारा सुर्ख बत्ती चल जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि हम मतलूब मकाम पर पहुंच चुके हैं। अशरफ फखरिया लहजे में अपनी गाड़ी में नस्ब बेश कीमत आलात की कारकर्दगी पर रोशनी डाल रहा था। वो आलात रेडियाई लहरों की मदद से किसी भी ठिकाने का सुराग लगा सकते थे, जबकि मैं चंद रोज बेशतर अमरीकियों के इन हल्के फुल्के आलात के तजर्बे से गुजर चुका था, जो महज एक चिप से खारिज होने वाले इशारों की मदद से मकाम की निशानदही कर देते थे। अमरीकी अपने आलात को एक गाड़ी में साथ लिए फिर रहे थे। रेडियो सिग्नल पकड़ने वाले वजनी आलात हमारी फौजी गाड़ी में नस्ब थे। दोनों में जमीन व आसमान का फर्क था, लेकिन इनके नताइज बड़ी हद तक यकसां थे। फिर यकायक M3 की तरफ से ऑपरेटर्स पर जलाल के लिए पैगाम आने लगा। गाड़ी के सिस्टम पर हसन और जकी की नाकाबिल फहम गुफ्तगू जारी थी। इस दौरान में M3 यानी दूसरी गाड़ी में सवार जलाल के आदमी का पैगाम बहुत मानीखेज था। यस M3, मैं सुन रहा हूं, ओवर। जलाल ने जवाबी पैगाम नशर किया। सर, मैं पिछले 12 मिनट से गाड़ी से बाहर रैकी पर हूं। जलाल का आदमी दबी दबी पुरजोश आवाज में कह रहा था। मैं अपनी टांगे सीधे करने के लिए गाड़ी से उतरकर फुटपाथ पर टहल रहा था तो मजार की तरफ से लाठी के सहारे चलता हुआ एक लंगड़ा फकीर नमूदार हुआ। हमारी गाड़ी पर नजर पड़ते ही वो भौंच कर रह गया। चंद लम्हों तक वो ठिठक कर एक जगह रुका रहा, गाड़ी को तकता रहा, फिर लंगड़ाता हुआ प्ले लैंड से आगे की तरफ निकलता चला गया। रास्ते में उसने एक मरतबा मुड़कर गाड़ी की तरफ देखा। पूरी अरफ लैला सुना रहा है, जलाल ने झलाए हुए अंदाज में मुझसे कहा। इसकी मजबूरी थी कि वो अपने आदमी की बात दरमियान में नहीं काट सकता था। जब तक वो अपनी बात मुकम्मल करके लाइन उसे मुंतकिल न करता, वो इसे कुछ नहीं कह सकता था। इसकी बात जारी थी, वो कह रहा था। उसकी हरकतें मुश्तबा थीं। मैंने उसका पीछा शुरू कर दिया। वो प्ले लैंड के बराबर वाली ढलान से तेजी से नीचे उतरा और फिर मैदान साफ देकर लाठी बगल में दबाई और दौड़ता हुआ रेत के टीलों के पीछे घुस गया। वो कंक्रीट के बोसीदा जीनों के नीचे इस तरह बैठा हुआ है जैसे पेशाब कर रहा हो। इसके लिए क्या हुक्म है? ओवर। इसे हर कीमत पर पकड़ो, हम भी उधर आ रहे हैं। तुम इसे कितनी दूर हो? ओवर। मैं इसे 20-25 गज दूर हूं। मुझे उसकी बुड़बड़ाहटें सुनाई दे रही हैं। चाहे वो किसी से फोन पर या ऑपरेटर्स पर बात कर रहा है। ओवर। वो हमारा मतलूब आदमी है, जरूरत पड़े तो गोली चला देना। ये याद रहे कि उसका जिंदा पकड़ा जाना बहुत अहम है। ओवर एंड ऑल। हमारी गाड़ी मजार से आगे निकल गई, मगर डैशबोर्ड से जुड़े हुए हिस्से पर बदस्तूर सब्ज बत्ती चलती रही। अगर हम एक ऑपरेटर्स वाले के करीब से गुजर कर दूसरे की तरफ जा रहे थे तो इस दौरान में सुर्ख बत्ती जलने का कोई इम्कान नहीं था। मुझे दिल ही दिल में कलक हो रहा था कि मैं जलाल के साथ दूर बैठा झक मार रहा था और उसके आदमी ने खेल शुरू कर दिया था। मैंने जानबूझकर उसे लंबी गुफ्तगू पर तादीब नहीं की। जलाल कह रहा था, इस नाजुक मरले पर उसकी दिलशिकनी मुनासिब नहीं थी। वो अपनी दानिश में मुश्तबा आदमी का पूरा पस मंजर बता रहा था ताकि मैं आसानी से फैसला कर सकूं। जलाल का फैसला नहायत मुनासिब था। एक दिल शिकस्ता आदमी से बेहतरीन कारकर्दगी की तवक्का नहीं की जा सकती थी। अशरफ ने आवाज धीमी कर दी थी, लेकिन उसके हालात पर अल्फा और चार्ली की नाकाबिल फहम गुफ्तगू बदस्तूर जारी थी। अगर जलाल का आदमी इन दोनों में से किसी का पीछा कर रहा था तो वो गुफ्तगू किसी भी लम्हे अचानक खत्म हो सकती थी। प्लेलैंड से पहले एक गाड़ी अपने मुकर्रर जगह पर खड़ी हुई थी। ऑपरेटर्स पर जलाल और M3 के दरमियान होने वाली गुफ्तगू उसके ड्राइवर ने भी सुनी होगी और उसे सूरत अहवाल का मुकम्मल इदराक हो गया होगा। किसी को इसके बारे में फिक्र नहीं थी। प्लेलैंड से आगे हमारी गाड़ी पथरीले प्लेटफार्म के करीब झटके से रुकी ही थी कि नामालूम ऑपरेटर से आने वाली चार्ली की आवाज यकायक मालूम होगी। शायद M3 ने गहरी तारीकी में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करते ही उसे ललकारा था। चार्ली, तुम कहाँ हो? ओवर। अल्फा की बुखलाई हुई आवाज उभरी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस बार अल्फा ने अंग्रेजी जुबान का सहारा लिया था। मैं गाड़ी से उतर रहा था तो अल्फा का पैगाम दोबारा फिजा में गूंजा। मैं सिर्फ चार्ली का नाम समझ सका, बकिया अल्फाज मेरी फहम से बाला थे। मैंने पत्थर के चौड़े प्लेटफार्म पर दौड़ लगा दी। जलाल के दौड़ते हुए कदमों की धमक मुझे अपने पीछे सुनाई दे रही थी। यह बात हर शक को शुबे से बाला हो चुकी थी कि M3 अपनी उकाबी नजरों की वजह से चार्ली को घेरने में कामयाब हो गया था। वो यकीनी तौर पर वही खबीस शख्स था जो हसन के नाम से मुझे और सुल्तान शाह को जुल देकर न्यू खान होटल से निकल भागा था।
पथरीले प्लेटफार्म पर कुछ भी नहीं था। निस्फ सदी पहले इस प्लेटफार्म के सतूनों के नीचे तक समंदर का पानी आता था, लेकिन इंसानी सनाई ने पत्थरों की दीवार चुनकर पानी को बहुत पीछे से रोक दिया था। इस बार रौनक प्लेटफार्म के नीचे अब रेत के नामवार टीलों की कसरत थी, जहां हर वक्त ताफुन और अंधेरे का राज होता था। रात के वक्त वो अंधेरा होलनाक हो जाता था। अचानक फिजा में एक फायर की आवाज गूंजी। मेरे कान किसी दिलदोज इंसानी चीख का मुंतजिर रहे, लेकिन चंद सानियों के बाद फिजा दूसरे फायर की आवाज से लर्ज उठी। दूसरा फायर यकीनी तौर पर किसी और हथियार से किया गया था। मेरे आसाब कशीदा होने लगे। हसन निहत्ता नहीं था और M3 का पहला वार कारगर साबित नहीं हुआ था। हसन को संभल कर उस पर जवाबी हमला करने का मौका मिल गया था। क्लिफ्टन के बाद रौनक मेले को हम दूर छोड़ाए थे। पथरीली सैरगाह पर उतरे हुए लोग पै दर पै 2 फायरों की आवाजें सुनकर बहुत तेजी से लौटने लगे थे। M3 ने बताया था कि लंगड़ा फकीर प्ले लैंड की सिमत से दौड़ता हुआ टीलों के पीछे रुपोश हुआ था। मैंने दाहिनी तरफ की संगी दीवार पर चढ़कर नीचे फैले हुए अंधेरे में रेत पर छलांग लगा दी। मैंने फौरी तौर पर अपने कदमों पर उठने की हमाकत नहीं की। जहां कूदा था दुबक कर वहीं बैठा रहा। जब तक दुश्मन की कमीनगाह की सिमत का तयन न हो जाता, मेरा उठना खतरनाक था। थम की आवाज के साथ जलाल भी मुझसे चंद कदम दूर आ कूदा। वो बहुत कठिन वक्त था। मुझ पर एक एक लम्हा भारी गुजर रहा था। M1 कॉलिंग। आसाब शिकन सन्नाटे और अंधेरे में जलाल की सरगोशियाना आवाज मेरी समात के पर्दे से टकराई। वो ऑपरेटर्स पर बोल रहा था, M3 तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे आसपास पहुंच चुका हूं। मुझे तुम्हारी पोजीशन मालूम होनी चाहिए, वरना हम आपस में टकरा जाएंगे। ओवर। मैं इस्तरारी अंदाज में जलाल के करीब रिंग आया ताकि आसानी से उसके मुज़ाकरात सुनने में कामयाब हो सकूं। यहाँ अंधेरा है, मुझे खुद मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ। मैं फायर। अचानक तीसरा फायर हुआ। M3 की आवाज मालूम होगी। शायद हसन ने सन्नाटे में उसकी आवाज की बनमनाहट सुनकर गोली ताक दी थी। मैंने पथरीली छत के नीचे से शोला नमूदार होते देख लिया था। मैंने नीचे झुककर पंजों के बल उसी तरफ दौड़ लगा दी। इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक धुन सवार थी कि रा का एक खतरनाक एजेंट हमसे कुछ दूर मौजूद था। इस तक पहुंचने के लिए मैंने हर खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया था। अंधेरे में कुछ वक्त गुजार लेने के बाद मेरी आंखें इस माहौल की आदी हो गई थीं। मुझे अपने आगे फैली हुई तारीकी में कोई मुतहर्रिक और तारीक तरहेवला नजर नहीं आ रहा था। मैं दबे कदमों आगे बढ़ता रहा। मुझे यकीन था कि आखिरी गोली चलाने के बाद वो अपनी जगह पर रुका नहीं रहा होगा। हरीफ की गोली का निशाना बनने के खौफ से उसने तेजी से अपनी पोजीशन तब्दील की होगी। फिर भी उसकी बदली हुई पोजीशन का सुराग लगाने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करनी जरूरी हो गई थी। इस वक्त मैं बिल्कुल बेखौफ हो चुका था। मुझे जलाल की परवाह नहीं थी कि वो कहाँ है और किस हद तक मेरा मददगार साबित हो सकेगा। मैंने अपना रिवाल्वर संभाला और उसी समत में एक फायर छोंक मारा जिधर से आखिरी शोला तैरता हुआ नजर आया था। उसे शायद दूसरी तरफ से फरार की कोई राह नहीं मिल रही थी। वो रेत के टीलों और कंक्रीट की फरसूदा छत के नीचे फंस कर रह गया था। वो मुदाफत की फिक्र में मुब्तला था और हर तरफ निगाह रखे हुए था। मेरे फायर के जवाब में उसने अपनी बदली हुई पोजीशन से गोली चलाई। मैं इस जवाबी वार के लिए तैयार था। मैं फौरन ही सीने के बल रेत पर गिर गया। उसकी चलाई हुई गोली मेरे सर पर से गुजर गई। मुझे दिल ही दिल में एतराफ करना पड़ा कि मेरा दुश्मन निशाने का बहुत सच्चा था। मैंने अपना रद्द-ए-अमल दिखाने में जरा सी भी काहली से काम लिया होता तो इसकी गोली ने मेरी खोपड़ी में सुराख कर दिया होता। इस वक्त तक वो 3 गोलियां चला चुका था। मेरे ज़हन में किसी के कहे हुए ये अल्फाज गूंज रहे थे कि एक सीक्रेट एजेंट कभी निहत्ता नहीं होता। सोबराय से मिली हुई इतलात की रोशनी में वो दोनों बिल्कुल बेसरो सामानी की कैफियत में कराची पहुंचे थे। उन्हें जल्द अज जल्द रकम और हथियारों की जरूरत थी। गदागर के बहरूप में बेजरन नजर आने के बावजूद वो मुसल्ला था, मगर मुझे पूरा यकीन था कि उसके पास फाजल राउंड्स नहीं रहे होंगे। वो 3 गोलियां चला चुका था। उसके पास ज्यादा से ज्यादा मजीद 3 या 4 गोलियां हो सकती थीं। इन्हें जाया कर देने के बाद उन्हें निहत्ता हो जाता। इस मुकाबले को कदरे तूल देकर इसे अपना मैगजीन बर्बाद करने पर मजबूर किया जा सकता था। एक बार वो निहत्ता हो जाता तो मैं तेजी के साथ उस पर हमला आवर होकर उसे दबोच सकता था। इसी लम्हे एक नई फिक्र ने मुझे घेर लिया। हम क्लिफ्टन के एक ऐसे इलाके के करीब मौजूद थे जहां हर शाम शहरियों की एक बड़ी तादाद सैर तफरीह के लिए आती थी। इनमें हर कुमाश के लोग शामिल होते थे। वहां अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी गश्त पर रहती थी। यह मुमकिन नहीं था कि फायरिंग के तबादले की वो आवाजें ज्यादा देर तक पुलिस वालों को मुतवज्जा न कर सकें। मुकाबला तूल पकड़ता तो पुलिस वाले दूर ही से गोलियां बरसाते हुए दखल अंदाज हो सकते थे। जलाल ने अपनी इस मुहिम के सिलसिले में पुलिस फोर्स से कोई मदद ली थी, न उन्हें एतमाद में लिया गया था। वो बेखबरी के आलम में मुखल होकर हमारी सारी बसात बखेर सकते थे। पुलिस की मुदाखलत का वो इम्कान कुछ दिल खुश्क नहीं था। वक्त का तकाजा था
कि इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की जाए। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद मैंने पंजों के बल तोड़कर अपनी जगह तब्दील की और फिर रेत की टीलों में घुसता चला गया। मैं नर्म रेत पर सीने के बल आगे खिसक रहा था। इस वक्त मेरे आवाज किसी वहशी दरिंदे की तरह पूरी बेदारी की हालत में थे। मैं कोई आवाज पैदा किए बगैर संभल कर आगे बढ़ रहा था। अचानक पीछे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं भड़क कर पलटा तो जलाल पीछे मौजूद था। वो चूहेदान में फंस कर खतरनाक हो गया है। वो मेरा पैर छोड़े बगैर दर्दमंदाना आवाज में बोला, आगे मत जाओ, वो नुकसान पहुंचा देगा। जलाल की आवाज धीमी थी। मैंने भी उसी लहजे में कहा, इसका फैसला होना जरूरी है। M3 को बता दो कि अब वो गोली न चलाए, मैं आगे जा रहा हूं। जलाल के अंधेरे में चमकती हुई आंखों में उदासी तैर गई और उसने खामोशी से मेरा पैर छोड़ दिया। इस बार हमारी दबी दबी आवाजों पर अंदर से किसी रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया गया था। मैंने अपने रिवाल्वर से सिर्फ एक फायर किया था, जबकि दुश्मन अपनी 3 गोलियां बर्बाद कर चुका था। मैंने अंधेरे में मजीद एक गोली चला दी। वो मेरी हिकमत अमली को समझ चुका था। इस बार उसने जवाबी फायर नहीं किया। मैं रेत के नाहमवार टीलों पर रेंगता हुआ अंदर तक चला गया, लेकिन वहां किसी मुतनफ़िस का वजूद नहीं था। मैंने रुक कर हर तरफ का जायजा लिया। वहां ऐसे गहरे सन्नाटे का राज था जैसे बरसों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। अलबत्ता बंद फिजा में चले हुए बारूद की तेज बू फैली हुई थी। मैं मुतमईन होकर अपने कदमों पर खड़ा हो गया। इसीलिए मैं मुझे कुछ दूर से एक बेसाख्ता गहरे सांस की मोहूम सी आवाज आई और मेरी पूरी तवज्जो उसी तरफ मफसूल होगी। उसके सामने हम थे। अक्कम में रेत के पहाड़ ने प्लेटफार्म के निचले हिस्से से मिलकर दूसरी तरफ निकलने का रास्ता मसदूद किया हुआ था। हसन या चार्ली के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो रेतीले पहाड़ को चीर कर इस पार निकल जाए। जब तक उसके सामने एक हरीफ था, वो अपनी जगह जमकर दुश्मन को मार गिराने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब उसे अंदाजा हुआ कि उसके दुश्मन की नफरी में इजाफा हो चुका है, तो उसने नहायत तैयारी से काम लेते हुए मुकाबले का इरादा तर्क करके फरार की राह इख्तियार कर ली थी। इसके सांस की आवाज मेरे बाएं तरफ से आई थी। इसका मतलब था कि वो समंदर की सिमत में दौड़ लगाकर इस मतरूका और रेतीली गुजरगाह पर निकल जाने की कोशिश कर रहा था, जो रात के अंधेरे में सुनसान पड़ी रहती थी। वो पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, इसलिए किसी गैर मुतवक्का नशीबो फराज में पैर पड़ने के सबब उसके सीने से यकायक एक गहरा सांस खारिज हुआ था, जिसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच गई थी। यही वजह थी कि उसने मेरी और जलाल के मुख्तसर सी और सरगोशियाना गुफ्तगू का कोई बारूदी जवाब नहीं दिया था। चंद सानियों कबल जलाल को अपने करीब पाकर मुझे ये इत्मीनान हो चुका था कि वो लोग मुझसे गाफिल नहीं थे और मैं अपनों की दोस्ताना फायरिंग से जख्मी होने के खतरे से बेफिक्र हो गया था। वो जान बचाने के लिए दौड़ रहा था और मैंने उसे पकड़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने का फैसला कर लिया था। आखिरकार उसके सर पर से संगी प्लेटफार्म का साया खत्म हो गया और वो तारों भरे आसमान के नीचे निकल आया। जरा सी देर में मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो भागने में किसी एथलीट की तरह तेज रफ्तार था। मेरी पूरी कोशिश के बावजूद हमारा दरमियानी फासला गैर महसूस तरीके पर बढ़ता जा रहा था। इससे पहले कि वो मेरी रेंज से बाहर निकलता, मैंने रुक कर निशाना लिया और सांस रोकर उस पर यके बाद दीगरे 2 फायर कर दिए। पहली गोली भटक गई, लेकिन दूसरी गोली उसके जिस्म के किसी हिस्से को चाट गई। फिजा में उसकी दबी दबी कराह गूंजी और वो उछल कर दूर जा गिरा। हमारे दरमियान फासला घटने लगा। वो सूरत-ए-हाल बस लम्हा भर के लिए बरकरार रही। वो संभल कर उठा, उसने दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया, मगर इस बार वो वाकई लंगड़ा हो चुका था। उसकी रफ्तार टूट चुकी थी। उसके बदन पर मौजूद लंबा सा फकीरी लिबास हवा से फड़फड़ा रहा था और शायद उसके लिए उलझन का सबब बन रहा था। उसे भागते भागते वो लिबादा उतार फेंका। इससे निजात हासिल करने के बाद उसके जिस्म पर सिर्फ एक बुनियान और घुटनों तक आया हुआ चुस्त नेकर बाकी रह गया था। मैं इस इम्कान से गाफिल नहीं था कि जलाल की तरह उसे भी अपने ऑपरेटर्स पर जकी उर्फ अल्फा से राब्ता करने का मौका मिल गया हो और उसने अपने साथी को सूरत अहवाल की संगीनी से आगाह कर दिया हो, मगर मुझे उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं था। सीक्रेट एजेंट आपस में बनी के यार होते हैं। जब तक हालात साजगार रहें वो दिलो जान से एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन किसी डूबते हुए जहाज पर एक लम्हे के लिए नहीं टिकते। किसी पर बहुत बुरा वक्त आ जाए तो इसका साथ देने के बजाय तेजी से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। डर ये होता है कि पिटने वाले को बचाने के चक्कर में खुद उनकी चमड़ी उधड़ने की नौबत ना आ जाए। वो दोनों किसी आम मिशन पर कराची आए हुए थे। हसन को बचाने के चक्कर में जकी भी मारा या पकड़ा जाता तो इनका मिशन बुरी तरह नाकाम हो सकता था। हसन की बर्बादी के बाद अगर जकी बचा रहता तो अपने मिशन की तकमील के लिए बहुत कुछ कर सकता था। इसके लिए फर्ज से ज्यादा अहमियत मिशन की होनी चाहिए थी। यह फलसफा उसे हसन के झगड़े में शमूलियत से बाज रखने के लिए काफी था। तारीख और बदबूदार रतीले टीलों में होने वाली लड़ाई नाहमवार रतीले मैदान में मुंतकिल हो चुकी थी। हसन मेरी गोली से जख्मी हो गया था। उसके लंगड़ाहट से साफ जाहिर हो रहा था
कि उसकी एक टांग पर जख्म आया था। हसन का भागने का दम खम खत्म हो चुका था। हम दोनों का दरमियानी फासला लम्हा ब लम्हा घट रहा था। हसन को भी अंदाजा हो गया था कि वो भागकर अपनी जान नहीं बचा सकेगा। इसके पास जमकर लड़ने के सिवा कोई और रास्ता बाकी नहीं रह गया था। अचानक वो पलटा और उसने किसी बेखता निशानेबाज की तरह दोनों टांगों पर झुककर अपने दाहिने हाथ में दबे हुए हथियार से मेरी तरफ फायर कर दिया। इस वक्त अज़्म, इरादे और फैसले का कोई किरदार नहीं था। यह मेरी छठी हिस्स थी जिसने मुझे यकायक बाएं तरफ झुकने पर मजबूर कर दिया था और गोली सनसनाती हुई मेरे दाहिने शाने के करीब से गुजर गई। मैं अपनी जगह जमा रहता तो वो गोली मेरे दिल में उतर सकती थी। जरा सी देर में हसन ने दूसरी बार अपनी बेहतरीन निशानाबाजी का मुजाहरा किया था। वो इन लोगों में से मालूम होता था जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर महज आवाज पर सही निशाना लेने पर कादिर होते हैं। दूरबीन और लंबी रेंज की राइफल के सहारे वो किसी मुश्किल तरीन टारगेट को आसानी से गिरा देने की सलाहियत से माला माल था। दोनों हरीफ अपनी 4-4 गोलियां इस्तेमाल कर चुके थे। हसन से दूर रहकर मुकाबला करना खतरनाक साबित हो सकता था। इसकी बची हुई 2 या 3 गोलियों में से कोई भी मेरे लिए मोहलक साबित हो सकती थी। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि वो अपनी महारत के बावजूद मुझे जख्मी करने में कामयाब नहीं हो सका था, जबकि उसे मैंने लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया था। फिजा में उसके फायर की बाज़गश्त मादूम होने से पहले मैंने रिवाल्वर ताना और उस पर फायर करते हुए पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। एक खतरनाक हरीफ के सामने वो मेरी हरकत हसन के वहमो ख्याल से मुआवरा थी। मेरा निशाना भी बुरा नहीं था। उसे बौखला कर दिफाई पोजीशन इख्तियार करनी पड़ी। वो एक जगह रुका हुआ था, मैं दौड़ रहा था। हमारा दरमियानी फासला तेजी से कम हो रहा था। उसके हथियार में बची हुई गोलियां मेरे लिए मोहलक साबित हो सकती थी। पहली गोली हवा में निकल जाने के बावजूद मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और दूसरा फायर कर दिया। वो दूसरी गोली से भी खुद को बचा गया। मैंने चंद फुट के फासले पर उस पर अपनी आखिरी गोली इस्तेमाल की जो उसके बाजू में उतर गई और वो लड़खड़ा कर रेत पर ढेर हो गया। मेरे रिवाल्वर का चैम्बर खाली हो चुका था। मैंने वजनी रिवाल्वर पूरी कुव्वत से हसन के जिस्म पर दे मारा। वो ठोस आयनी पत्थर की तरह हसन की पसलियों पर पड़ा और वो बलबला उठा। अगले हिले में मैंने छलांग लगाकर उसके तनुमंद और कसरती वजूद को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। मेरी रिवाल्वर की बराह रास्त जर्ब से उसका पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया था। तारों की छाव में मैंने हसन के चेहरे पर खौफ का साया आते देखा और उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसकी नाक पर पूरी कुव्वत से टक्कर रसीद कर दी। वो वीराना उसकी दबी दबी चीख से गूंज उठा। उसने मेरे पेट में अपने घुटने अड़ाकर मुझे दूर उछालने के लिए बहुत जोर मारा, लेकिन मैं हिसास मकामात पर जरब आने के बावजूद जोंक की तरह उससे लिपटा रहा। वो मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा तनुमंद और जोरावर था। गोलियों के 2 जख्म खाने के बावजूद उसमें लड़ मरने का हौसला बाकी था। वो चारों हाथ पैरों से मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और मेरे दोनों हाथ उसके सर को जमीन से टिका रखने की जद्दोजहद में मसरूफ थे। इसे अपने नीचे दबाए रखने के लिए मुझे पूरी ताकत सर्फ करनी पड़ रही थी। मैं मुक्का मारने के लिए एक हाथ बटाता तो अगले हिले में वो जोर लगाकर मेरे नीचे से निकल जाता। सर मेरे काबू में आ जाने की वजह से वो बेबस होकर रह गया था।